अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अच्छी और सच्ची खबरों में आज हम आपको कुदरत का विंटर फेस्टिवल दिखाएंगे, बर्फ की चादर में कैसे लिपटे हैं पहाड़ तस्वीरें दिखाएंगे, अयोध्या में राम बारात का स्वागत, श्री राम संग मां जानकी के आगमन का जश्न और इंसानी उम्र को मात देने वाली तकनीक, बायो हैकिंग के क्रेज के पीछे की कहानी भी समझिए। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। कश्मीर से लेकर सिक्किम तक इन दिनों बर्फबारी हो रही है और ये बर्फबारी एक तरफ जहां सैलानियों को बहुत पसंद आ रही है, वहीं दूसरी तरफ गिरते तापमान से जनजीवन भी खासा प्रभावित हो रहा है। श्रीनगर में इस मौसम का सबसे कम तापमान -5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सोनमर्ग में -9.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा दिन रहा। कश्मीर की तरह ही हिमाचल और उत्तराखंड में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ी राज्यों में हो रही इस बर्फबारी से उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में भी ठिठुरन बढ़ने लगी है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। भारी स्नोफॉल हुई है बहुत ज्यादा। ये 3-4 दिन से ठंड बढ़ गई है करके। ठंड तो बहुत अच्छा है। कश्मीर से लेकर सिक्किम तक बर्फबारी का जो दौर शुरू हुआ वो लगातार जारी है। इस बर्फ के चलते ज्यादातर पर्यटन स्थल इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। कोई परिवार संग घूमने फिरने पहुंचा है और कोई दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ पहुंचा है। कुदरत की ये खूबसूरत कारीगरी जितना बड़ों को लुभा रही है, उतना ही बच्चों को भी पसंद आ रही है। यही वजह है कि घूमने आए इन पर्यटकों में कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद ले रहा है और कोई इन खूबसूरत तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैद कर रहा है। काफी अच्छा नजारा है और काफी अच्छा व्यूज में, लोग भी काफी हैं, भीड़ भी काफी है, सभी बहुत एंजॉय ले रहे हैं। काफी अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत मजे आ रहे हैं। कल आए थे मनाली घूमने के लिए, हमने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इधर स्नोफॉल होगी, लेकिन सडनली रात को जब हम निकले तो स्नोफॉल शुरू हो गई थी। तो अभी हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। यहाँ पे स्नोफॉल बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ और हमको लिटरली बहुत अच्छा व्यू देखने को मिला और अपने स्नोफॉल भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया और हमने एडवेंचर पैराग्लाइडिंग भी करी और पैराग्लाइडिंग बहुत प्यारी थी। पर्यटन कारोबार के लिए ये बर्फबारी भले ही सौगात लेकर आई है, लेकिन इस बर्फबारी के साथ ठंड का प्रकोप भी अब दिखना शुरू हो गया है। खासतौर पर दिन और रात के समय ठंड से जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। ये तस्वीरें श्रीनगर से आई हैं, जहां एक दिन पहले इस मौसम का सबसे कम तापमान -5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सोनमर्ग -9.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। वहीं गुलबर्ग में पारा -9.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। घाटी में तापमान गिरा तो नदी नाले और झरने भी जमने शुरू हो गए। कश्मीर की बात करें तो यहाँ की ठंड जो है अलग ही लेवल की होती है और आज रात की बात करें तो नया रिकॉर्ड बना है श्रीनगर के लिए, क्योंकि इस सीजन का सबसे ठंडी रात थी। -5.7 जो है पारा लुढ़का है और न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि अगर आप घाटी के अलग अलग इलाकों की बात करें तो सीजन की सबसे ठंडी रात थी। सोनमर्ग घाटी में सबसे ठंडा, जहां रात का जो है न्यूनतम तापमान -9 तक गिर गया और ऐसा जो है आइस जो एक शीट दिखी है आज सुबह। अलग अलग जो वाटर बॉडीज हैं घाटी की, छोटे नदी नाले और उसके साथ साथ पानी की जो पाइप्स हैं वो कई जगह फटी हैं और उनमें से जो पानी बाहर आया है वो रात में जम गया है, फ्रीज हो गया है और इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी ठंड जो है रात में बनी है। बहुत खूबसूरत वो नज़ारे हैं और ये जो है पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं कश्मीर की तरफ। लेकिन अगर आप स्थानीय लोगों की बात करें तो उनकी मुश्किलें जो हैं काफी बढ़ रही हैं। ठंड के चलते कश्मीर जैसे ही हालात हिमाचल और उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहे हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण तापमान लगातार लुढ़क रहा है। हालात ये है कि कहीं पानी की सप्लाई लाइन जमने लगी है और कहीं ठंड के चलते पाइप फटने लगे हैं। ऐसे में लोगों को पानी के लिए भी काफी मशक्कत उठानी पड़ रही है।
ठंड के सख्त होते तेवर को देखते हुए प्रशासन की तरफ से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जरूरी कदम उठाने की कवायद शुरू कर दी गई है। ऊंचाई वाली जगह में बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर, दुमक-गांव, जोशीमठ के कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। नीति घाटी में भी फिलहाल स्थिति सामान्य है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी बर्फबारी नहीं हुई है। सभी जगह यातायात भी सुचारू है। अधिकारियों को अलर्ट पे रहने के निर्देश दिए गए हैं और जितने भी नगर पंचायत क्षेत्र हैं हमारे और कुछ ग्रामीण कस्बे हैं, वहाँ निरंतर अलाव जलाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि जितने भी रैन बसेरे हैं अथवा जो निराश्रित लोग हैं, उनको चिन्हित करके उनके लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, तो सभी तहसीलों में और सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं। हमारा जो एडवाइजरी निकालने का जो तात्पर्य होता है, उसका यही रीजन होता है कि जो हमारे प्लेन एरिया से जो टूरिस्ट आते हैं, उनको एक आइडिया नहीं होता है कि जब स्नोफॉल होगी तो गाड़ियां किस तरह से स्किड करेंगी, गाड़ियों में आपके पास चेन नहीं होगी या 4x2 गाड़ियां होंगी, स्टक हो जाती हैं। तो मेरी सारे टूरिस्टों से, जो भी आने वाले टूरिस्ट हैं, वो उनसे मेरी एक विनती है और एक आग्रह भी है कि आप जब भी मूव करें और लाहौल स्पीति या फिर बर्फ को देखने के लिए प्लान करें, तो एक बार IMD जो वेदर फोरकास्ट है उसको भी एक बार देख लें। मौसम विभाग ने इस बर्फबारी और ठंड को लेकर जो अनुमान जताया था, वो न सिर्फ पहाड़ों पर सच साबित होता दिख रहा है, बल्कि मैदानी राज्यों में भी ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। ग्वालियर से लेकर उज्जैन, दिल्ली से लेकर अयोध्या तक लोग इस वक्त शीतलहर का सामना कर रहे हैं। ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोगों को अब गर्म कपड़ों के अलावा रूम हीटर और अलाव की जरूरत भी पड़ने लगी है। कुल्लू मनाली में जो बर्फबारी हुई है, उससे शीतलहर ऐसी पड़ी का प्रकोप जो उज्जैन में आ रहा है, उसके कारण ठंड की लहर बढ़ गई है 2 दिन से। अनुमान तो यही है कि आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ेगा, जिसके चलते दिन और रात के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। यानी देर से ही सही, ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर तो कर ही दिया है। श्रीनगर से मीर फरीद, मनाली से मनिंदर अरोड़ा, शिमला से विकास शर्मा, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अपनी उम्र से कम दिखने की चाहत किसे नहीं होती। उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसके साथ ही स्किन पर लकीरें, फाइन लाइंस और झुर्रियां भी दिखने लगती हैं। हालांकि खान पान, संयम और व्यायाम से हासिल होने वाली फिटनेस के जरिए कुछ हद तक अपनी असल उम्र कम दिखने में कामयाबी मिल जाती है। एजिंग प्रोसेस को धीमा करने के लिए आजकल एज रिवर्सिंग तकनीक यानी कि बायो हैकिंग भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में, जिससे उम्र बढ़ने का भी दावा किया जाता है। बायो हैकिंग क्या है, आज हम आपको बताते हैं। दरअसल बायो हैकिंग का मतलब अपना शरीर और मन के काम करने की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझ लेना है। इसके तहत सेहत की खामियों को समझना है, उन्हें ठीक करना भी शामिल होता है। बायो हैकिंग की प्रक्रिया को अपनाने वाला व्यक्ति अपने शरीर के बेहतर काम करने के विज्ञान पर काम करता है। इसके लिए आइस बाथ यानी कि कड़ाके की ठंड में बर्फ के पानी में कई मिनट तक स्नान या फिर टब में बैठे रहना बायो हैकिंग के तहत सबसे प्रचलित प्रक्रिया है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि आइस बाथ से नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, जिससे किसी भी तरह की चोट से रिकवरी यानी कि उबरने में मदद मिलती है। आइस बाथ के अलावा बायो हैकिंग के तहत रेड लाइट थेरेपी का भी जिक्र किया जाता है, जिसका चलन बहुत ज्यादा बढ़ा है, जिससे स्किन हेल्थ और मसल रिकवरी में मदद मिलने का दावा किया जाता है। इसके अलावा हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी यानी कि HBOT, जिसके तहत एक पारदर्शी कक्ष के अंदर मौजूद स्ट्रेचर पर व्यक्ति को लेटाया जाता है। दबाव युक्त केबिन में उस व्यक्ति को 100% ऑक्सीजन दिया जाता है। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल घावों को भरने और संक्रमण को तेजी से खत्म करने के लिए किया जाता है। बायो हैकिंग में लंबे घंटों तक के लिए उपवास भी कहा जाता है, जिससे दावा यह किया जाता है कि पाचन शक्ति संतुलित हो जाएगी।
ढेर सारे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी बायोहैकिंग के तहत अपनाए जाने वाली ही एक प्रक्रिया है, जिसकी बदौलत मौत को मात देने का दावा किया जाता है। गट हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, कॉग्निटिव हेल्थ और इम्यूनिटी को बेहतर बनाने को भी बायोहैकिंग से जोड़ा जाता है। भारत में भी बायोहैकिंग की प्रक्रिया को अपनाने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इनमें कई सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। दक्षिण भारत की मशहूर एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु की भी 4 डिग्री तापमान में आइस बाथ लेते हुए तस्वीर सामने आई थी और समांथा को लेकर दावा यह किया गया था कि चोट से उबरने के लिए उन्होंने आइस बाथ का सहारा लिया, जिसकी वजह से वो अपनी चोट से रिकवर हो पाई। एंटरप्रेन्योर जग चीमा की रूटीन में हाइपरबोरिक ऑक्सीजन थेरेपी, रेड लाइट थेरेपी शामिल है। वो हफ्ते में 2 बार 23 घंटे का उपवास करते हैं। उनका दावा यह है कि इससे सेहतमंद बने रहने में उन्हें मदद मिलती है। वहीं बायोहैकर राकेश सुमानी ग्राउंडिंग मैट्स का यूज करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे पैदा करती है। उनका भी दावा यह है कि इससे उनका शरीर मानसिक तौर पर स्वस्थ रहता है। बायोहैकिंग को अपनी जीवन शैली में जगह देकर कई लोगों का यह भरोसा है कि इसमें लंबे जीवन के सिद्धांत का फॉर्मूला छिपा है। देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा, इसका मतलब है कि हमें अपना जो ब्रेन है और जो हमारी बॉडी है, इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है उसको समझना और उसके सिद्धांतों को बॉडी में लाके इस तरीके से काम करना ताकि जो डैमेज हमारी बॉडी में हो रहा है उस डैमेज को रोका जाए या उस डैमेज को एकदम खत्म किया जाए, ताकि जो एजिंग का जो प्रोसेस है उसको डिले किया जाए। एजिंग कभी बंद नहीं हो सकती, एजिंग एक नेचुरल फिनोमेनन है, वो चलेगा। बायोहैकिंग से एजिंग नहीं हो सकती। इसको हम लोग बोलते हैं डू इट योरसेल्फ, मतलब हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे हम लोग अपने बॉडी के मैकेनिज्म्स को, हमारी जो बायोकेमिस्ट्री है, मेटाबॉलिज्म है, फिजियोलॉजी है, उसको समझें और उसको प्रॉपर उसका हम लोग इस तरीके से यूज करें ताकि हमको लोग बेनिफिट मिले। अब इसको अभी तक कोई क्लिनिकली बहुत स्टडीज आ रही हैं, पर अभी तक कोई प्रॉपर ऐसा कोई रिसर्च नहीं आया जिसने इसको स्टैम्प कर दिया है कि ये एक प्रोसेस है जो कि हेल्प करेगा। अभी इसमें बोलने में और रिसर्च की जरूरत पड़ेगी जो इसको बताएगा आगे कैसे करना है। हर चीज के जैसे प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं, बायोहैकिंग के भी कॉन्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक छोटी सी बात लेते हैं कि वाटर बाथ जो हम लोग बोलते हैं 15 डिग्री के अंदर 15 मिनट तक रहेंगे आइस वाटर में, तो ये वाटर बाथ छोटा सा एग्जाम्पल है। देखिए, वाटर बाथ जैसे लेते हैं हमारा जो मेटाबॉलिज्म वो स्लो अप हो जाता है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो स्लो अप हो जाती है तो हमारे जो सेल्स हैं हमको रिपेयर करने का टाइम मिल जाता है, तो डेफिनेटली ये फायदा करेगा। बट बहुत से ऐसे केसेस भी आए हैं जिसके अंदर लोगों को हाइपोवोलेमिक शॉक, कुछ लोगों को हाइपोथर्मिया इससे हो गया है और कार्डिक शॉक्स भी, कार्डिक अरेस्ट भी हो सकते हैं। तो कोई भी चीज जब तक एक प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके ना किया जाए तो वो गलत है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो नॉर्म हमारी जो पॉपुलेशन इसको समझे, इसके फायदे हैं मगर एक कैलकुलेटेड वे में, एक तरीके से, इसी जिसको हम लोग बायोहैकिंग बोलते हैं। और अब बात खबर फुटवेयर्स के शौकीनों के लिए। अगर आप हैं फैशनेबल और कीमती फुटवेयर्स के दीवाने, तो अब आपके लिए ये खबर देखना जरूरी है, क्योंकि जिस फुटवेयर की हम बात कर रहे हैं उसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल एक जोड़ी जूते का ऑक्शन हुआ और वो बेशकीमती फुटवेयर अब करीब 230 करोड़ रुपए में खरीदा गया। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आखिर क्या खास बात है इस फुटवेयर में। स्टाइलिश शूज, सैंडल, स्लीपर्स और जूतियां पसंद करने वालों के लिए ये खबर हैरान जरूर करेगी। वैसे फुटवेयर के शौकीनों के लिए दाम मायने नहीं रखते, क्योंकि शौक बड़ी चीज है। लेकिन क्या आप इन जूतियों की कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं? एक नीलामी में इन जूतियों को 230 करोड़ में खरीदा गया है। Well, a pair of ruby red slippers from the Wizard of Oz movie just sold for a record 32. अब सवाल ये है कि आखिर इन जूतियों में ऐसा क्या है कि उन्हें इतनी बड़ी रकम देकर खरीदा गया। दरअसल ये चमचमाती जूती बेशकीमती ही नहीं, बल्कि इनका शोहरत भरा एक पुराना इतिहास रहा है और अब ये फिर से चर्चा में है। इस जूती को साल 1939 की एक हॉलीवुड फिल्म द विजार्ड ऑफ ओज में मशहूर एक्ट्रेस जूडी गार्लैंड ने कैरी किया, तो हॉलीवुड के लिए मानो ये जूती विरासत बन गई। इस जूती को दरअसल बीते शनिवार को $28 मिलियन यानी करीब 230 करोड़ रुपए में खरीदा गया।
रूबी जूतियां हैं ये, और इन जूतियों की नीलामी कैसे हुई, कितनी भारी और अप्रत्याशित कीमत के साथ इन स्लीपर्स को खरीदा गया, उसका भी आपको ब्यौरा देंगे। लेकिन उससे पहले आपको इन ऐतिहासिक जूती का तब से लेकर आज तक का रोमांचक सफर बताते हैं। दरअसल ये जूती 1939 में द विजार्ड ऑफ ऑज की फिल्म के सिर्फ 4 जोड़ी में से एक है, जिसे कलेक्टर माइकल शॉ ने मिनेसोटा के जुडी गार्लैंड म्यूजियम को दिया था। आज से 20 साल पहले यानी साल 2005 में ये जूती इसी म्यूजियम से चोरी हो गई, जिसकी काफी खोजबीन के बाद आखिरकार साल 2018 में FBI ने इन खास जूतियों का पता लगाया और इन्हें स्मिथसोनियन म्यूजियम में रखा गया। जिसके बाद साल 2024 में ये जूती माइकल शॉ को वापस कर दी गई और फिर इसी साल 7 दिसंबर की नीलामी में इन बेशकीमती रूबी जूती को शामिल किया गया। वैसे रूबी जूतियों की नीलामी पहले भी हो चुकी है। साल 2000 में रूबी जूती की एक जोड़ी $6,66,000 यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से $5,65,612 में बिकी, और ऐसी ही एक रूबी जूती को स्टीवन स्पीलबर्ग और लियोनार्डो डिकैप्रियो ने खरीदा था, जो $2 मिलियन में बिकी थी और इसे अकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स को दान कर दिया गया था। जाहिर है इन रूबी जूतियों की अहमियत को दूसरी हॉलीवुड चीजों के साथ आंका नहीं जा सकता। यही वजह भी रही कि इन रूबी जूती की नीलामी की जिम्मेदारी हेरिटेज ऑक्शन ने ली। जूती की अनुमानित कीमत थी $3 मिलियन यानी करीब 25 करोड़ 45 लाख, लेकिन जब बोली लगने लगी तो ये बेशकीमती जूती 11 गुना ज्यादा कीमत पर बिकी। 7 दिसंबर को हुई इस नीलामी की शुरुआत $1.55 मिलियन यानी करीब 13 करोड़ 15 लाख से शुरू हुई, जिस पर 25 लोगों ने बोली लगाई और फिर फोन पर बोली लगाने वाले एक शख्स ने आखिरकार इस रूबी जूती को हासिल कर लिया। उसने $28 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 230 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ये जूती खरीद ली, जो किसी भी फिल्म से जुड़ी यादगार चीज के लिए अब तक की सबसे बड़ी कीमत है। द विजार्ड ऑफ ऑज की वेटरन एक्ट्रेस जुडी गार्लैंड की पहनी इस रूबी जूती की कीमत बता रही है कि हॉलीवुड फिल्में और उनसे जुड़ी तमाम चीजें वहां के समाज के लिए विरासत से कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग आउट। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।